प्रोग्राम में बात करेंगे वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, जिन्होंने काबीना की कौमी सलामती कमेटी के इजलास की सदारत की। इजलास में कौमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया गया। अफगानिस्तान के शहर काबुल में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़ये के बाद पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद किया गया और साथ ही अफगानिस्तान के लोगों के साथ यकजहती का इजहार भी। कल अफगानिस्तान में काबुल पीस प्रोसेस कॉन्फ्रेंस में अफगान सदर ने अपनी तकरीर में पाकिस्तान पर तनकीद करते हुए सवाल किया था कि पाकिस्तान कब समझेगा कि स्टेबल अफगानिस्तान से पाकिस्तान को भी फायदा होगा। उसके बाद बात करेंगे मशाल खान के वालिद मोहम्मद इकबाल खान की, जिन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की, जिसमें उन्होंने अपने खानदान और खास तौर पर अपनी बेटियों को इस्लामाबाद मुंतकिल करने में हुकूमत से मदद तलब की है। याद रहे कि मशाल खान के कत्ल के बाद उनके वालिद ने मुतअद्दिद बार अपनी और अपनी बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अपने खदशात बयान किए, क्योंकि उनका अपने आबाई शहर स्वाबी में मशाल के कत्ल के बाद रहना नामुमकिन हो गया है। और आखिर में बात करेंगे ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान की, जो आज दहशतगर्दी का निशाना बना। ईरानी पार्लियामेंट पर फायरिंग की गई और इमाम खुमैनी के मज़ार पर खुदकुश हमला हुआ। इस हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की है और ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि ईरान में दाइश ने ऐसा किया। हमलों में 12 अफराद जाँ बहक और 40 से ज़ायद जख्मी हुए। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं गुनीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको टेलीफोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान _बोलबोलपाकिस्तान@डॉन.न्यूज़.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए हमारा प्रोग्राम बराह रास्त देख सकते हैं। यस नुसरत साहब। अच्छा बीबी, तुम जो है बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि यानी टेलीविज़न के धंधे को, आई बॉल को समझती हूँ। तुम्हें पता था कि इस वक्त मैच हो रहा है और इस मैच में चूँकि पाकिस्तान हमारी तवक्कुआत से कहीं बेहतर परफॉर्म, मैं खुद हैरान हूँ नुसरत साहब, मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले शायद ये है कि हमारे अक्सर पाकिस्तानी क्रिकेट देखना ही पसंद करेंगे। अगर वैसे मेरी तरह है तो डर के मारे टीवी बंद कर देंगे कि ये क्या हुआ और वो कुछ भी नहीं देखेंगे, मतलब जाके ना कहीं कंबल में सर दे देंगे। लेकिन कि आपने ये बात सहन में रखते हुए अपना जो बनाया है वो आपका सारा इंट्रो, उसमें आपने जो स्पेस सारी क्रिएट की है वो ऐसी की है कि संजीदा किस्म के लोग जिन्हें कोई कोशिश तो मैंने यही की बात कर सकें और कोई ऐसी बात ना हो। नुसरत साहब, आज मुझे जीआईटी के बारे में बिल्कुल बात करने को दिल ही नहीं कर रहा। जीआईटी के बारे में भी तंग आ चुके हैं जीआईटी से, अब क्या करें। जीआईटी के बारे में मतलब वो रिपोर्ट भी दे दी उन्होंने, आगे होगा जब वो अपना निकालेंगे तो पता चल जाएगा। हम क्या करें इसके बारे में, मतलब दुनिया भर में क्या हो रहा है नुसरत साहब, हम जो है अभी भी जीआईटी पे मतलब क्या करें। किसने तस्वीर लीक की, हु केयर्स। नो इट डज। क्यों? Why should we talk about it today? जब मैं आपके साथ इस मौजू पर बाद में बात करूंगा। आपको याद होगा बहुत दिन पहले जैसे ही ये कज़िया शुरू हुआ है तो मैंने आपको अंसार अब्बासी की खबर आपने उस दिन एजेंडा में नहीं दी थी। मैंने कहा कि एक्सप्लोसिव मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इसी तरह मैं आज आपको कह रहा हूं कि आप जो JIT कह रही हैं, आज जो उमर चीमा की स्टोरी है कि किसने ली ये न्यूज़ के फ्रंट पेज पे हुसैन नवाज की तस्वीर किसने लीक की, तस्वीर उर्दू में भी हुसैन नवाज की तस्वीर किसने लीक की जो जंग अखबार में आई। अब जिसके पास वो CCTV कैमरे की फुटेज थी उसमें से किसी ने लीक की, इसका जवाब सीधा सा है। इसके आगे में आप अगर कज बैसी करना चाहते हैं तो अलग बात है। मतलब एक बड़ी सिंपल सी बात है कि क्या कहा जा रहा था। ये बहस हो रही थी कि जी ये हुकूमत ने की है, खुद की है ताकि वो लें। अब दोनों ये खबर उस शख्स ने दी है, उमर चीमा ने, ये जो पैनामा दस्तावेजात जिन्होंने मुनकशिफ की हैं वो ICIJ उनके पाकिस्तान में रिप्रेजेंटेटिव ये थे। ये पाकिस्तान के बारे में जो मालूमात थी उनकी तहकीकात का फरीजा इन्हीं साहब ने दिया, इसीलिए उनको JIT ने फिर इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें बुलाया गया वहाँ पे। अब वो अपनी दास्तान बता रहे हैं। वो ये कहते हैं कि मुझे टेलीफोन आया जब मैं 17 तारीख को वहाँ पहुँचा
तो मुझे जो साहब मिले उन्होंने कहा कि वो कोऑर्डिनेटर हैं बिल्कुल जावेद ज़िया साहब के, और उनके बकौल वो ये समझे कि ये को पुलिस वाले या FIA के होंगे, क्योंकि जावेद ज़िया साहब जो कि GIT के सरबराह हैं उनका ताल्लुक उससे है। तो इन्होंने उनसे पूछा तो हम होते हैं कि जी कौन सा महकमा, उन्होंने कहा जी नहीं, उन्होंने कहा जी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वजारत दिफा से। अब उसके बाद वो पूरी दास्तान बयान करते हैं कि उस बिल्डिंग में जितने भी अहम जो एक्सेस और वो बाकी जो सारा मंजर था वो सारे का सारा वजारत दिफा के लोगों के पास था, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्लियरली कहता है कि यहाँ की सिक्योरिटी और वगैरह वगैरह इसका इंतजाम जो है वो सेक्रेटरी दाखिला करे, इंटीरियर मिनिस्ट्री के तहत आनी, राइट। अब ये इसके बाद अगर आप ये समझते हैं कि ये कोई मसला ही नहीं है और सुबह से दुहाई मचा रहे हैं, हुसैन नवाज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, वो तो ठीक है, वो तो दैट मेक सेंस। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जनाब ये तकलीफ पहुंचाई गई, क्योंकि हुसैन नवाज तो अंदर था, वो तो डिस्कनेक्टेड था। हाँ बिल्कुल। और जब टिक्कर चले कि एम्बुलेंस बुला ली गई और ये कर लिया गया और वो कर लिया गया, तो आज मुशाहिदुल्लाह खान साहब बड़े अरसे बाद जो मंजर पर आए, बैक फुट पे थे वो कुछ, और वो हॉक कंसिडर किए जाते हैं। उनके साथ वही हुआ था तकरीबन निहाल हाशमी के साथ जो हुआ, बस इस्तीफा नहीं मांगा गया लेकिन वजारत छीन ली गई, जैसे परवेज रशीद से छीनी गई। आज वो आके कह रहे हैं, उनकी गुफ्तगू से अंदाजा हुआ कि उन 7 घंटों में इस मुल्क का वजीर आजम, उनकी बेगम साहिबा और पंजाब की शहबाज स्पीड वाले बहसियत चचा के दीवानों की तरह फोन करते रहे कि भाई नहीं, इट्स नो जोक, इट्स नो जोक। इससे ये हुआ कि वो बिल्ड कर रहे हैं कि हमारे साथ वो हो रहा है। अगर आप नहीं इस बात को समझना चाहती तो आप ना समझें कि जो जस्टिस मुश्ताक ने जो भुट्टो के साथ किया था, मैं ये कह रहा हूँ, बात को समझने की कोशिश करें। सो इट्स नो जोक। नहीं, जोक तो नहीं है, बट इट इज एन ऑनगोइंग स्टोरी। अब हम क्या करें? नॉट एन ऑनगोइंग स्टोरी। उसमें जो नए नए पहलू आ रहे हैं, अब बड़ा मैं इंस्टिंक्टिवली कह सकता हूं कि जब यहां तक बात आ गई है तो अब उन्होंने शिकायत लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने GIT को कहा कि हाँ बताइए जी तस्वीर कैसे लीक हुई। हालांकि एहतियातन उन्हें इनको भी बुला लेना चाहिए था, उमर चीमा को, हाँ, कि भाई साहब आप क्या इम्प्लाई कर रहे हैं, हमारी कुछ मदद कीजिए। मामला पीर तक डाल दिया, लेकिन 9 और 10 को उनको दोबारा बुलाया गया है। अब फर्ज करो ये दोनों कहेंगे जी हम तो अपना शिकवा लेकर गए हैं उस वक्त तक। हाँ, उस वक्त तक आप हमें नहीं बुलाएं जब तक इसका पता ना लगा लें। और सुप्रीम कोर्ट कहे कि नहीं, वो किस्सा अपनी जगह है, आप पेश तो वो हो, हाँ, वो ना हो, उसकी क्या इम्प्लीकेशन होगी? क्या उन्होंने बायकॉट कर दिया? नहीं, आई थिंक वो तो अब आगे पता चलेगा। क्या उन्होंने बायकॉट कर दिया? क्या उनका बायकॉट जो है वो तौहीन अदालत समझा जाएगा? GIT समन करे आप न जाएं तो क्या ये बावर किया जाएगा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की? सही नहीं, वो तो अब नुसरत साहब अगर वो नहीं जाएंगे और फिर ये होगा तो फिर फाइन। अब क्या कह सकती हूँ, वो तो तभी पता चलेगा ना जब वो जाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रही आप कहना, आप नहीं, मैं तो नहीं कुछ कहना चाह रही, इम्पोर्टेंट इशू नहीं है। नहीं, ये नहीं कहना चाह रही, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी आगे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान का वजीर आजम मुशाहिदुल्लाह के जरिए दुहाई मचा रहा है बजाय इस्तीफा देने के कि मैं बहादुर शाह जफर हो गया हूँ, मेरा कुछ करो। आप कह रही है कि ये वाकई नहीं, ये कभी होता है? नहीं, मैं ये तो नहीं। और ये शख्स किस मुंह से आज सुबह जो है वो कौमी सलामती कौंसिल के इजलास को प्रिजाइड कर रहे थे? आप बातें कर रही है, मजा इस तरह होता है कभी दुनिया में क्या कि मिस्टर ट्रंप जो है वो कह रहा हो कि मेरी तो पेंटागन ने फलाने ने किया ही नहीं, और उसके बाद वो कर रहा हो। नो, क्या भारतीय वजीर आजम ऐसा कर सकता है? साहब, भारतीय वजीर आजम अच्छा जी, चले श्रीलंका का वजीर आजम या सदर कर सकता है, बांग्लादेश का प्रेसिडेंट कर सकता है, मुझे क्या पता उसने मीटिंग क्यों की ना। मतलब आप मुझसे किस लिए नाराज हो रहे हैं? मुझे आई डोंट अंडरस्टैंड। बात आप इसको अंडर प्ले कर रही है। मैं ये कह रहा हूं कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ सिचुएशन वेयर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर
अपने आप को बेबस करके कह रहा है कि 7 घंटे टिककर चल रहे थे कि एम्बुलेंस बुला ली गई है। मेरे बच्चे की तबीयत शायद खराब है और मैं बिल्कुल क्लूलेस था। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। तो जो वजीर आजम जिस पे इल्जाम है कि इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है, अगर वो ये दाद फरियाद कर रहा है तो कल को मैं गायब हो जाऊं और उसको कोई पूछे तो आपको तो कोई भी नहीं पूछेगा ना फिर। ये तो फिर ये क्यों? अरे यार आप समझ 20 करोड़ का मुल्क पाकिस्तान के शहरी, और इस बात को जो है आप सुप्रीम कोर्ट, हम सब उनकी तरफ देखते हैं, आज खुद नोटिस लेते हैं, तो भी कहां जाएगा पाकिस्तान का आम शहरी? और आप कह रही हैं कि दिस इज नथिंग वन शुडंट टॉक अबाउट। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि आई थिंक देयर आर मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू टॉक अबाउट टुडे। बहरहाल आप चाहते हैं कि आप डीजीआईटी पे बात करें तो करें ना, तो आप उसी सूरत डिस्कस करेंगी ना। मतलब सऊदी अरब और उसका कतर का झगड़ा है, फैसला करना है, कौन करेगा? पता नहीं नुसरत साहब। ये वजीर आजम के जिसको ये नहीं पता कि उसका बेटा 7 घंटे से, नुसरत साहब अभी तक तो वजीर आजम ही है ना, मतलब ये वजीर आजम के पल्ले क्या रहा? मैं यही तो कह रहा हूँ कि मुशाहिदुल्लाह कह रहा है कि वो रो रहा, या तो कहो कि नहीं कहा। सही। अब ये किस मुंह से फैसला करेगा ये वजीर आजम कि सऊदी अरब का साथ देना या कतर का? इसी मुंह से करेंगे ना नुसरत साहब, मैं क्या कहूँ। आई एम सॉरी। अच्छा चले जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, तो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि वो क्या करेगा, मुझे नहीं पता वो क्या करेगा। समझ रही है कि एक मुल्क का नाम नहाद वजीर आजम, चीफ एग्जीक्यूटिव, जिसके पास ये अथॉरिटी ना हो कि वो ये मालूम करे कि उसके अपने बेटे के लिए एम्बुलेंस दरकार हुई या नहीं हुई, वो ये फैसला करेगा कि सऊदी अरब या कतर में से हमने किसका साथ देना है। मेरा ख्याल में उसने तो वैसे भी नहीं करना था नुसरत साहब ये फैसला कि सऊदी अरब का साथ देना या कतर का। मैं क्या कहूं? तो ये कहें कि पाकिस्तान के वजीर आजम के पास ये अख्तियार नहीं है, ये नुमाइशी ओहदा है, तो कहिए। से डिसएग्री नहीं कर रही कि ये क्राइसिस, उसके बाद ये मौसूफ जा रहे हैं ना, अब कहाँ जा रहे हैं? वो अपना शंघाई कॉन्फ्रेंस में। वो कहाँ हो रही है? इस वक्त पता नहीं कहाँ। आस्ताना। हाँ, आस्ताना में, बिल्कुल ठीक। आस्ताना में, वहां पे भारत के वजीर आजम ने भी आना है। दोनों मुल्कों को शंघाई का इनिशिएटिव है। इन दोनों मुल्कों को इस मीटिंग के दौरान जो ये 2 दिन होनी है, इस ऑर्गेनाइजेशन की रुकनियत मिल जाएगी, परमानेंट, ठीक, मुस्तकिल रुकन हो जाएंगे इस फोरम के। अब सवाल ये उठता है, वहां पर रूस भी होगा, चीन भी होगा, आप एक तंजीम के दोनों मेंबर बन रहे हैं। रूस शायद भारत के वजीर आजम को कहे, चीन पाकिस्तान के वजीर आजम को कहे कि यार आप लोग आपस में कुछ मिले, मुबारक हो, अब तो आप हमारे साथी हो गए हैं, कोई बातचीत करें, रोड भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, तो आप मिल लें। उन्होंने हाथ भी मिलाया तो मोदी का यार। आज मुझे फिर ये बता के दो कि क्या पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ को कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ये इजाजत दी गई है कि अगर तो नहीं, अब उसमें जो अच्छा आप ये कहेंगे कि ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है? मैं ये तो नहीं कह रही नुसरत साहब, मैं तो ये कह रही हूँ कि अभी हमें उसकी जो खबर आई उसमें पता चला कि मोस्टली सिक्योरिटी सिचुएशन पे बात हुई, उन्होंने अफगानिस्तान वगैरह पे बातचीत की। एज अ सहाफी क्या आपको ये पता नहीं है कि हम जा रहे हैं उधर? हाँ, बिल्कुल जा रहे हैं। और वहाँ तो क्या मुझे ये जानना चाहिए ना कौमी सलामती के कमेटी के इजलास के बाद, क्योंकि 1 मिनट लाहौर से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भैया फरमाइए, कौन सा फरमाइए? जी मोहम्मद अकरम बोल रहा हूँ जी, लाहौर से। जी भैया। अच्छा, अभी ये मुशाहिदुल खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज। जी जी। और उसने बड़े गिले शिकवे किए कि 7 घंटे हुसैन नवाज साहब को बिठाए रखा। सही बात। तो वो तो वजीर आजम साहब का बेटा है, इसमें तो अदालत के सामने यूसुफ रजा गिलानी साहब भी पेश हुए हैं। ये GIT सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से बनी है। अगर ये हमारे हुक्मरान इस तरह इसका मजाक उड़ाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानते, GIT की तजलील कर दें, तो अवाम इसके बारे में क्या सोचेगी कि हमारे हुक्मरान कितना आइन और कानून। जी, आइन और कानून का एहतराम। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ भाई अकरम साहब। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, गुलमीन बीबी को मैं कह रहा था, ये बड़ी खुश नसीब हैं, इन्हें चूँकि कभी इत्तेफाक नहीं हुआ
मैं इन्हें बार बार कहता रहता हूँ कि पाकिस्तान के आवाम की अक्सरियत की बेसाख्ता फीलिंग ये होती है कि आम गली मोहल्लों में किसी आदमी को मामूली से जुर्म में भी उठा के ले जाया जाए तो उसे थाने में ज़मीन पर बिठाया जाता है, और कई सूरतें ऐसे होती है कि 4-4, 5-5 दिन उन तक एक्सेस नहीं होती, उनके अजीज़ अकारिब रिश्तेदार मिलने की कोशिश करते हैं, कोई मिलने नहीं देता, और थानों में वगैरह वगैरह टॉर्चर्स भी होती हैं। लेकिन उन लोगों पे कोई ना कोई मुकदमा बनाया जाता है। तो अब ब्रेक है, अब इसके बाद मैं बताता हूँ फिर। अब चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के ज़रूर भेजें। अच्छा, अब इसका हवाला देना इसलिए ज़रूरी है कि वो जो आप कह रही हो ना, ये जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अब इन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स में जब लोगों को अपने अख्तियारात और पार का ही पता नहीं होगा तो हाउ कैन दे डिसाइड फॉर दिस कंट्री इन दिस वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन? दैट इज वेयर द होल इशू इज। मेरी बात समझ गई आप? अब ईरान की चले बात कर लें तो ईरान ने अभी थोड़ी देर पहले उनके जो पासदारान हैं उन्होंने सरकारी तौर पर बराह रास्त नाम लेकर कहा है कि जी ये हमारे यहाँ जो आज वाक़यात हुए हैं ये सऊदी अरब ने किए। हालांकि दूसरी तरफ दाइश वालों ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर ली है, हम वो तो हाँ 3-4 बिल्कुल, वो तो उसी वक्त हो गया था जब तकरीबन ये चल ही रहा था। हाँ अभी भी इलाका क्लियर नहीं हुआ था, बिल्कुल, और उस वक्त ही आ गई थी। अच्छा, अब फौरी तौर पर ईरान में दहशतगर्दी के वाक़यात की बड़ी हिस्ट्री रही है, लेकिन ईरान इराक जंग के 8 सालों के दौरान चूँकि वो जंग में मसरूफ़ हो गए थे तो वो किस्सा जो है वो ठीक खत्म राइट। हो गया। उस वक्त ज़्यादातर जो दहशतगर्दी थी वो एक तंजीम इनकी होती थी मुजाहिदीन खल्क, ठीक राइट, जो ये समझते थे कि असली इनकलाब वो लाए हैं और इसको मुल्लाज ने हाईजैक। तो वो होम ग्रोन सी चीज़ थी, यानी कि नहीं, नॉट ओनली होम ग्रोन थी बल्कि एक बाकायदा डेडली डेडिकेटेड ठीक ग्रुप राइट था जो ये क्लेम करते थे कि हम मतवसत तबके के लोगों ने जो थोड़े से रोशन ख्याल थे उन्होंने ये सारी शाह के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की, ये तहरीक चलाई जिसमें कम्युनिस्ट भी थे, बाएं बाजू के लोग भी थे, कौम परस्त भी थे, और वो भी थे जो वहाँ की छोटी कौमियतें जैसे कुर्द हो गए, बलोच हो गए, आज़री हो गए, क्योंकि ईरान के बारे में लोगों का यहाँ पे जो ख्याल है कि सारे के सारे वो नहीं मुख्तलिफ एथनिसिटीज़ भी बिल्कुल, तो वो करते रहे सारा। ठीक है, फिर जब ये जंग हुई है ईरान इराक के 8 सालों में तो उन दिनों में इन्हीं मुजाहिदीन खल्क वालों को इराक हुकूमत ने पनाह भी दे रखी। अच्छा राइट, और इनके वहाँ कैंप्स वगैरह भी थे, लेकिन ये इस तरह की तखरीबकारी में वो लोग कभी मुलव्वस नहीं रहे। उन्होंने बड़े बड़े शदीद, बड़े यानी कि खौफनाक, दहला देने वाले वाक़यात किए हैं। बल्कि मुझे याद है कि इन्होंने शायद उनके स्पीकर और एक वज़ीर आज़म को मेहदी असैसिनेट भी किया था। लेकिन उसके बाद से आपको ईरान में खास तौर पर तेहरान में इस तरह का किस्सा कभी वैसे सुनने को कमी, अस्फहान में जो उनके मेजर शहर हैं, शिराज में कहीं आपको कभी कभार सुनने में अगर दहशतगर्दी का वाक़या आया तो वो जाहिदान वगैरह में जो बलोच एरिया में, तो वहाँ जी कुछ मकामी किसी हुक्मरान को, यानी गवर्नर हो गया, ये वो गोली मारती, हाँ असैसिनेशन टाइप कोई इस तरह। ये पहला वाक़या है कि जिसमें दाइश ने जिम्मेदारी, मतलब इंटरनेशनल टेररिज्म में आ गया ना। अब ये तो एक ऐसा ग्रुप है जो जगह जगह करता है और हर जगह मौजूद होता है।
एक तो ये कि ईरान में पहला हुआ, क्योंकि अभी तक जितने भी दाइश ने ईरान में क्लेम ही नहीं किया कभी तक कि हमने ऐसा कोई। अब दूसरा ये है कि ईरान जो मुख्तलिफ सहाफ़ी, आखिरी तो मैं खैर 94 में गया था, उसके बाद से जाना नहीं हुआ है। तेहरान शहर का जो जोग्राफिया है उसके मुताबिक, एक वैसे वहाँ के माहौल के मुताबिक, एक तो पार्लिमान तक जाना, और सेशन उस वक्त चल रहा था, वो लोग अंदर थे, वो काफ़ी एक मुश्किल। अच्छा ओके, सो सिक्योरिटी टाइट वगैरह। लेकिन चले आप भाई तकरीबकार कोई ना कोई तरीक़े ढूंढ लेते हैं। लेकिन इमाम खुमैनी के मज़ार और उस पूरे इलाके में अपने आप को बड़ा अरसा रैकी किए बग़ैर वहाँ की, क्योंकि साउथ तेहरान, जनूबी तेहरान जहाँ ये मज़ार है इमाम खुमैनी का, ठीक, वो गरीब लोगों, वो कंजस्टेड इलाका है, जैसे हमारे यहाँ शहरों के पुराने मोहल्ले जो अंदरून शहर के इलाके होते हैं जो ज़्यादा लोग, राइट, वहाँ गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग हैं। वहाँ पर जब तक आपकी पेनिट्रेशन बेतहाशा पुरानी न हो। अच्छा सर, वो इनसाइड हेल्प तो होती है ना नुसरत साहब से कम? नहीं, मुझे ये बहुत दूसरा ये कि कोई खातून कह रहे थे सुबह के, वो जो खुदकुश बमबार थी, शायद वो कोई खातून थी, बट आई डोंट नो, अगेन कंफर्म तो नहीं हो पा रही है, तो सुनने में जो आ रही खबरें कह रहे हैं कि खातून थी। हाँ, कुछ कहा जा रहा है कि वो खातून के भेस में वो चौधरी, हाँ, कि वो इस दैट वुड हैव बीन वन वे ना, शायद अंदर जाने में आसान। ईरान भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा इस्लामी मुल्क है, तो प्रेस वहाँ पे उतना ही आज़ाद है जितना इस्लामी मुल्कों में होना चाहिए, और होता है। हम ज़रा थोड़े से भटक गए, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, कोशिश हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। अल्लाह ताला चौधरी निसार को ज़िंदगी दे और वो हमारे साथ पर रहें तो और ठीक हो जाएंगे। और भी यानी पैमरा शैमरा भी कोशिश कर रहा है, 3-4 और अगर रमज़ान के महीने आए तो हम लोग ठीक हो जाएंगे। अंसार अब्बासी साहब भी काफ़ी कोशिश नहीं, वो तो टेलीविज़न मॉनिटर कर रहे हैं ना, की बेहयाई की। लेकिन फिल वक्त ये कि मुकाबलतन हमारे यहाँ अगर ऐसा वाक़या होता तो लाइव वहाँ से बीपर हो रहे होते, तो वहाँ से चूँकि बीपर तो नहीं हुए। अब एक जो इसमें गड़बड़ है, अच्छाई भी है बुराई भी है। अच्छाई ईरान के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए है कि एक बंदा वो जिंदा गिरफ्तार करने में कामयाब है, राइट, जिससे वो फिर मालूमात अब दे सकते हैं, ठीक। उसमें लेकिन डाउन साइड ये है कि वो बंदा चूंकि उनके कब्जे में होगा तो अब उससे अपनी पसंद का बयान दिलवाया जा सकता है। नहीं सही, हाँ, नहीं तो ये आर वी एक्सपेक्टिंग समथिंग टू कम आवर वे, बिकॉज जब हमारे हमसाये किसी भी मुल्क में कुछ होता है नुसरत साहब, तो फौरन हमारे ऊपर एक इल्जाम लगता है, और आई मीन आई डोंट नो किस हद तक उस इल्जाम में कुछ सच्चाई होती है। नहीं, लेकिन क्या देखो, अगर फर्ज करो कि पाकिस्तान ईरान इतने खराब ताल्लुकात में भी अगर ऐसा वाकया हो, या हमारा जो बॉर्डर एरिया बनता है वहाँ होता तो है ही ना, ज़रदान वगैरह का मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मशहद में भी ऐसा वाकया हो गया होता तो शायद मैं थोड़ा सा कहता कि यार शायद कहीं। अच्छा, लेकिन बिकॉज ये तेहरान है और खासा दूर है, सो डीप, और वहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग शॉट हो जाए कि यहाँ पाकिस्तान से क्रॉस करके कोई। वैसे भी देखो, इराक और ईरान की आपस में इतना इंटरेक्शन रहा है, हाँ, राइट, और उनका बॉर्डर बहुत जगह पोरस है, खास तौर पर बिल्कुल मेक्स मोर सेंस कि वहाँ से कोई आया, और दाइश, वो तो दाइश वहाँ बेस्ड भी है, और दाइश ज़्यादातर, एक मिनट कॉल है सियालकोट से कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी भैया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। शाह साहब से बात करवाएं। जी हुक्म सर, आप लाइव होते हैं जब आपको कॉल दी जाती है भैया। अच्छा, शाह साहब क्या हाल है, ठीक ठाक हैं? ठीक हूँ जी। मैं सुन रहा था, इससे पहले आप तबसरा कर रहे थे ये मियाँ साहब के इख्तियारात के बारे में जी, कि वो कल शंघाई में जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। मोहतरम, आप बड़े अच्छे होंगे एंकर एक किसी के, लेकिन आपको ये राइट किसी ने नहीं दिया कि आप एक पॉपुलर लीडर के बारे में ऐसी बातें करें और उनके चाहने वालों के दिल आजारी करें। वो हमारा पॉपुलर लीडर है, इलेक्टेड है, और मेजॉरिटी वोट लेके दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल। तो उनको जरा अख्तियार भी दिलवा देना, खाली नहीं, इख्तियार अवाम इख्तियार दिलवाती है। नहीं तो दिलवाए ना भाई, मैं तो आपसे बल्कि मैं दिलवाना, लेकिन मेरे प्यारे, आपका इसमें ग्रामी क्या है? अच्छा नहीं, आपका इसमें ग्रामी क्या है? अपोजिशन लीडर है भाईजान, आप एक एंकर है, एंकर की बात करें, यू मस्ट बी न्यूट्रल। नहीं, मैं न्यूट्रल तो नहीं हो सकता सर, वो मुमकिन नहीं है, ऑपरेशन वगैरह करवाना पड़ेगा।
मैं झूठ को झूठ कहूंगा, नहीं, मैं झूठ को झूठ कहूंगा। और मैं ये दोबारा कह रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब, जो मुझे भी वैसे काफ़ी पसंद है, अच्छे शरीफ आदमी हैं, उनके पास वो अख्तियारात नहीं हैं। अगर वो अख्तियारात होते तो बेचारे इतने ना बिलबिलाते। और आपको तो खुश होना चाहिए। मैं तो जिनको आपने वोट दिया है, मैं उनके लिए अख्तियार की भीख मांग रहा हूँ। आपके हीरो को ताकतवर देखना चाह रहा हूँ, सचमुच का वज़ीर आज़म देखना चाहता हूँ। और आप तो कह रहे ना है ही वो सचमुच के वज़ीर आज़म हो। आपकी इसी बात से तो वो एक्सेप्शन ले रहे हैं कि आपने कैसे कहा कि वो सचमुच के वज़ीर आज़म नहीं है। वाकई है वैसे। नहीं, मैं अब इसका जवाब नहीं देना चाह रही। नुसरत साहब, 2 और कॉल्स आ जाएंगी। आजकल आपको पता ना, बात शुरू करो तो मुस्लिम लीग नवाज के सपोर्टर्स की कॉल्स बहुत आने लगी हैं। तो तुम मुझसे नाराज क्यों होती हो? मैं नहीं हो रही, मैं तो हंस रही हूं। मुझे तो बल्कि वो कोई लिफाफा आना चाहिए इस पे। नहीं ना, वो तो भाई इन्होंने जिसको वोट लीग के सपोर्टर खुश नहीं है नुसरत साहब, आपसे आपको लिफाफा नहीं आएगा ना। जिनको वोट दिए, हाँ, उनकी आप कह रहे हैं कि ये वोट देकर घर में बैठ गए। अब ये तो वोट देकर घर में बैठ गए। मैं कहता हूं यार, जिस बेचारे लेकिन आपको ये हक नहीं है कि जिनको आपने वोट दिया है उस बेचारे को अख्तियार भी दिलवाने थोड़े से। वो ये बात उनके खुद मुशाहिदुल्लाह साहब कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब माने तो सही ना कि उनके वज़ीर आज़म साहब के पास इख्तियार नहीं। वो कह रहे हैं हमारे वज़ीर आज़म तो इतना अच्छा काम करते हैं, पूरा इख्तियार उनके पास है और लोगों ने उनको ये ताकत दी है। तो आप कैसे कह सकते हैं उनके पास अच्छे काम करने के इख्तियार है? ये इख्तियार बिजली पैदा कर सकते हैं, वो बिजली पहुंचा भी नहीं सकते, पैदा बहुत सारी कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं पता कर सकते कि ये एम्बुलेंस क्यों गई है। अब ये मुझे नहीं पता नुसरत साहब, मैं नहीं कह रही ना उन्हें क्या। ये आप देखो ना, यहाँ पे वैसे मैं मान नहीं सकती कि वो पता नहीं करा सकते। आप मुझे तुमने मेरा साथ देना होता है, तुम फौरन एकदम से ना, नहीं, एक बात बताएं, तुमने देखा कि अच्छा उस बंदे ने जरा, मैं तो इस पे मुझे हंसी आ रही है कि वो कह रहे हैं कि आप बात ही आपकी गलत है, उनको पूरे इख्तियार है। दैट्स व्हाट आई और फिर दिल आजारी होती है इनकी। अच्छा, अब ये वो एक नया एक सिलसिला शुरू हुआ है, ये एक रीसेंट फिनोमेना है। मुक़द्दस हस्तियों की नामूस तो सुनते रहे, तो ज़ाहिर है होनी भी चाहिए। अब इमरान खान को कुछ कहो तो हो उसके बाद अब इमरान खान को कहें तो फिर वो फोन आता है कि आप कभी नवाज शरीफ को नहीं कहते। अच्छा, उनको कहें तो वो फिर ऐसे फोन आ जाते हैं। वो आ जाते हैं कराची से कॉल लेनी, अस्सलाम वालेकुम। ये सारे कानून बना दें तौहीन लीडर। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जावेद साहब। जी सही है जी सर। मैं डॉक्टर सिद्दीकी बात कर रहा हूँ कराची से। जी सिद्दीकी साहब। मैंने थोड़े अरसे तक 10-12 साल मैंने भी सहाफत की, आपको देखकर आपसे सीखता रहा हूँ। मैं आपको बहुत एडमायर करता हूँ। अरे नहीं, शुक्रिया शुक्रिया। बावजूद इसके कि आपके बाद नुकात से इख्तिलाफ रखने बावजूद आपकी ईमानदारी और आपकी सहाफत से फख्र है। मुझे एक सवाल करना था जरूर कि अभी जो अकाउंटेबिलिटी हो रही है मिस्टर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है, ये तो अकाउंटेबिलिटी तो बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। हाँ। लेकिन कुछ अर्सा पहले इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब का, उनके दौर में $60 मिलियन का भी चला था मिस्टर जरदारी का, और उस पर एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो नाहल भी हो गए थे, और वो जनाब वहां से वापस लाने के लिए बड़ा शोर शराबा हुआ, बहुत लंबी तफसील है। तो वो $60 मिलियन का क्या हुआ? और वो देखिए सर, वो बात नहीं, आपने जो सवाल किया ना सिद्दीकी साहब, उसका बड़ा जी मैं सीधी सादी बात है जी, इसमें भी अगर सजा हो गई ना तो वो जो मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग का जो पैसा गया है वो अल्लाह के फजल से कौमी खजाने में वापस नहीं आएगा। लेकिन ये कि जैसे गिलानी साहब को घर भेज दिया था, तो शायद नवाज शरीफ साहब को घर भेज दिया जाए तो लोगों की तसल्ली हो जाए। हम सिर्फ यहाँ तक महदूद रहते हैं, बाकी जो है ये एक बड़क होती है जी के कौमी खजाना आएंगे, उसी में हम वो कहते हैं ना खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। चलें ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ईरान ने तो डायरेक्टली कर दिया ना, नाम ले दिया। हाँ, बराह रास्त हालात खराब हो जाएंगे। उन्होंने कहा दाइश वाइश छोड़ें इसका ड्रामा। तो ये कतर के साथ अलग सिचुएशन बनी हुई है। उस सिचुएशन में टर्की जो है वो खुलकर उनके साथ आ गए, और न सिर्फ ये कि साथ आ गए हैं, बल्कि अब तुर्की का सदर जो है वो अपने पार्लिमान का खुसूसी इजलास बुला रहे हैं ताकि वो कानून साजी जल्दी करवाएं। नहीं बीबी, उसमें वहाँ पे उनके अभी अड्डा है,
वो उन्होंने रखा था कि ये जो इराक और कभी कभार ऑपरेशन के लिए वहाँ पर अपनी फौजों को डिप्लॉय करने के लिए, हाँ, अमरीकी अड्डा तो है ही। अब एक नेटो का मुल्क, एक तो अमेरिका भी नेटो का रुक, और अमेरिका की पोजीशन तो क्लियर हो गई ट्रम्प साहब की ट्वीट के बाद। नहीं, आज वो थोड़ा सा दाएं बाएं, वो नहीं हुआ, उनकी मिलिट्री नहीं हुई, वही ना, मिलिट्री अब डैमेज कंट्रोल कर रही है। शायद उन्हें मालूम नहीं था नुसरत साहब जब उन्होंने ट्वीट किया कि सबसे बड़ा बेस हमारा इधर मौजूद है, मैं समझ नहीं आती। पता होगा वो तो बल्कि साफ बात है, वो जानबूझकर गुलमी ने ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। इट सूट्स। मैं आपसे अर्ज करता रहता हूँ कि ट्रम्प बहुत चालाक आदमी है, मेरी बात मान लो, तुम्हें ये सब गेम है ये। हाँ, नहीं सही। मैं भोली त्या पर एडी भी नहीं। वो चक्करबाजी कर रहे हैं कि उनका क्या जाता है भाई। अगर तुर्की ने वहां पे अपनी फौजें भेज दी और सऊदी अरब को गुस्सा है, मतलब ये तो एक ये क्या हुआ, ईरान का फिर हो गया, अब वो रिटेलिएशन में को काम दिखा जाए। हाँ, बिकॉज अब तो मतलब तो उन्हें क्या पड़ी है, वो तो चेल उधर बैठा हुआ है ना, उसको तो फर्क नहीं पड़ता। नहीं, नॉट रियली। लेकिन जहां पर वो है वहां की अमेरिका एज एस्टैब्लिशमेंट, उसमें इस वक्त उसने अपनी इंतखाबी मुहिम में, तुम्हें याद होगा, कभी अफगानिस्तान के बारे में नहीं जिक्र ही नहीं किया, किसी डिबेट में भी उसका जिक्र नहीं आया, किसी जगह भी नहीं। अपनी इनॉग्रेशन में कुछ नहीं कहा। नो, होता है ना इफ्तिताई तकरीर, नहीं कि मेरी पॉलिसी क्या होगी, नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग। हमारे वजीर आज़म साहब से, जिनके पास अख्तियार मैं समझता हूँ नहीं है, लेकिन उनके चाहने वाले समझते हैं कि है, उनको उन्होंने टेरिफिक, फैंटास्टिक ये कहा, आउटस्टैंडिंग इश्यूज को रिजॉल्व करवाने की बात, हाँ, और उसके बाद फिर लेकिन उनसे भी अफगानिस्तान का जिक्र नहीं किया। नहीं, वो उस वक्त लग रहा था कि शायद इंडिया और उन्होंने कश्मीर का भी जिक्र किया था। इसके बावजूद उस सेठ ने, क्योंकि मिजाज सेठ का है ना, सर्विंग जर्नल मिक मास्टर उठाया, अपना कौमी सलामती मुशीर बनाया, जनरल मैटिस बुलाया, उन्हें कहा भाई, अब ये दोनों ने अफगानिस्तान में सर्व किया हुआ है, उसमें से भी वजीर दिफा से ज़्यादा कौमी सलामती का मुशीर अफगानिस्तान के सियासी हालात को इसलिए समझता है जनरल मिक मास्टर कि इन्होंने एक कैंपेन शुरू की थी वहाँ जो अमरीकी फ़ौज है कि अफगानिस्तान में ये जो ठेकों पे और फलां जो करप्शन हो रही है उसके खिलाफ इन्होंने एक यूनिट बनाया था। अच्छा, ओके। तो मिक मास्टर जो है ये उसका इंचार्ज था। अच्छा, वो जो एंटी करप्शन यूनिट का इंचार्ज था, राइट। अच्छा, इस आप समझ आइए सागदार साहब को ये बार क्यों फोन करते हैं। मैंने बताया करप्शन क्यों नहीं, फोन कॉल है ये कहना चाहिए। अब समझ आ गई ना, उन्होंने कहा अब अल्लाह करे आए सियालकोट वाले को भाई इसका नंबर दो, जाती इनका आया था कि क्या इम्प्लाई कर रही है। जी मुल्तान से कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है भाई। सर बहुत दबंग आप सर बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। क्या करें सर, क्यों मरवाएंगे। अच्छा सर, यही पूछना था कि ये लोग जो JIT बनी है, अब लोगों को क्यों ये है कि अभी फौरी तौर पे हसन नवाज को और इनको सबको फौरी तौर पे टांग दिया जाए और कुछ न सुना जाए इनके, क्यों लोग इतनी जल्दी कर रहे हैं? जो फैसला होना है इंशाल्लाह वो होना है, हो जाएगा, जल्द अज जल्द हो जाएगा। आपके ख्याल में इंशाल्लाह क्या होगा? जिसके जो भी होगा सर वो तो रेडी रहेगा, जो भी होगा सर वो हम एक्सेप्ट करेंगे। नहीं, लेकिन वो क्या जब इंशाल्लाह जो होता है तो उसके बारे में मतलब मैं ये कहूँगा कि मैं इंशाल्लाह कल लाहौर जाऊँगा मिसाल के तौर पर, तो इसका मतलब होगा कि मैं लाहौर जाने, आपके ख्याल में किस बात के लिए आप इंशाल्लाह की तवक्को करें? कह रहे हैं हम कबूल करेंगे। मेरे ख्याल में तो सुरखरू होंगे नवाज शरीफ यहाँ से। अच्छा जी, चलें जी इंशाल्लाह। चलें जी, अगर आप ये महसूस करते हैं, शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। और इख्तियारात भी बढ़ जाएंगे फिर उसके बाद, उनके बहुत इख्तियार आ जाएगा उसके बाद उस्ताद साहब उनके पास, वो फिर जो मर्जी करे। गुलबी ने मेरे साथ आज सीधी सादी बात करो, तुम मुझसे यानी कॉमेडी करवाना चाहती हो, मुझे चिढ़ाना चाहती हो, क्या हो रहा है कॉमेडी या मुझे अफगानिस्तान की बात करूं? नहीं, मुझे तो आपको JIT पे बात करने का शौक हो रहा था, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। मैं तो आज अफगानिस्तान और अपना ईरान और कतर और ये और वो जो कतर के वो अमीर के सेक्रेटरी का जहाज आया है, कितनी दिलचस्प खबर है। इस वक्त हमारे यहाँ जिस तरह अंदरूनी टेंशन बिल्ड हो रही है,
اور اس میں فوری ٹریگر ظاہر ہے یہ GIT بالکل ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ایک حوالے سے آپ درست ہو کہ جی یہ تو اگر آپ بگ پکچر میں دیکھو، ایران دیکھو، سعودی عرب، قطر، انڈیا آل دا ٹائم، انڈیا، کانسٹنٹلی، افغانستان، تو یہ کیا ہے، یہ بات ہو رہی ہے جی۔ لیکن بھئی بات یہ ہے کہ فیصلہ سازی کس نے کرنی ہے؟ تو نصرت صاحب کتنے دنوں سے ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ فیصلہ سازی کس نے کرنی ہے؟ اب سر پہ آ گئی نا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیوں فیصلہ سازی بار لیا سے کال۔ السلام علیکم۔ ہلو سر، ملک عبداللہ چوکان سے بول رہا ہوں۔ جی صاحب۔ سر یہ GIT میں جو ہے ان کی یونیورسٹی کے صاحبزادوں کی 7 گھنٹے سر جی ہو رہی ہے، اس کی یہ تفتیش ہو رہی ہے، سر قتل کے مجرم کیوں نہیں ہوتے جتنے ان کو ٹارچر کیا ہے؟ نہیں خیر یہ تو نہ کریں یار، ایسا نہ کریں۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو صرف اپنی بات بتاتا ہوں، اپنی، میں کسی اور کی نہیں بتاتا۔ بھائی جان خدا کی قسم سے 1960 میں وہ پیمفلٹ بانٹ رہا تھا جمہوریت اور ایوب خان وغیرہ وغیرہ، مجھے لے گئے 3 دن ریمانڈ سے سول لائن تھانے میں، بڑی مجھے کٹ لگائی۔ میں بتا رہا ہوں تو یہ نہ کریں، ایسی بات نہ کریں۔ چلیں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اور ساتھی کال بھی ہے نصرت صاحب سعودی عربیہ سے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب نصرت صاحب۔ جی بھیا میرا سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب اور ان کی پوری ٹیم اپنی مبینہ کرپشن کو چھپانے میں لگی ہوئی ہے، جبکہ دوسری طرف عمران خان کرپٹ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر مری میں گرم موسم میں جب لوگ گرمی میں مری میں نہیں جی، نتھیا گلی میں ہے، مری پنجاب میں ہے، نتھیا گلی جو ہے وہ KPK کے وہ چلے 12 ٹھنڈی جگہ پہ ہیں جہاں بھی ہیں۔ نہیں جی ٹھنڈ وہاں بھی نہیں ہے۔ تو اس وقت جب جو لوگ وہ گرمی کے سائے وہ گرم لباس پہن کے کرپٹ لوگوں کو چادریں پہنا رہے ہیں اور غریبوں کا نام لے کے یہ آتے ہیں، اقتدار میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ سارے لوگ اسی چکر میں اقتدار میں آنے کے، تو یہ پاکستان کا کیا بنے گا؟ جی پاکستان بہت اچھا ہے جی، ایسے ہی رہے گا انشاءاللہ۔ ہم شروع سے کافی ایسے ہی ہوتا رہتا ہے، اس کی عادت ہو گئی ہمیں، کوئی ایسی بات نہیں، گھبرایا نہ کریں کہ پاکستان کا کیا ہوگا۔ پاکستان جو ہے بہت ڈھیٹ ہے اور ایسی بات نہیں ہے، بہت ٹھیک ہے۔ پاکستان ہی ڈھیٹ ہے، ہم لوگ ڈھیٹ ہیں اور یہ ہمارے جو لیڈر ہیں یہ ڈھیٹ ہے۔ ارے سر لیڈر تو آتے جاتے رہتے ہیں نا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ کوئی اس پہ نہیں گھبرانا چاہیے سر۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں ایک بڑی وہ رکھی ہے، ایک یعنی برداشت بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب پھٹ پڑتے ہیں تو اڑا کے بھی رکھ دیتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ اچھا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے گلمی، میری دانست میں، ظاہر ہے ہمیں تو آپ کو بتاتا نہیں ہے، نہیں وہ تو ہمیں جو آتی ہے 2 لائن کی، وہ جب سے ڈان کی خبر چھپی ہے نا، وہ ٹیلی فون کسی کو آپ یہ پوچھنے کے لیے کرو نا کہ بھائی صاحب وہ آپ کے ہاں وہ یعنی کہ بتی آ رہی ہے، یعنی وہ صحیح ہے یار کیا کرتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، وہ صحافی جو ہے وہ پرسونا نان گریٹا بن گیا نا، اسی کو بات کرنا چاہتا۔ دیکھو کل اشرف غنی نے تقریر کی تھی، تو کل ہنگامی تقریباً صورتحال میں اسپیشل کور کمانڈرز کا اجلاس بلایا گیا تھا، اس کے بعد آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، اور اس میں جو آفیشیلی جو انہوں نے کچھ بتانا مناسب سمجھا ہے تو اس میں زیادہ تذکرہ افغانستان کا ہوا ہے۔ بالکل، اور افغانستان کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی اور افغانستان کے اب اس کا بیک گراؤنڈ بھی تمہیں یاد ہو، وہی مک ماسٹر بالکل گفتگو ہوئی۔ دوسری طرف بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ آج ہم اس سے انصاف نہیں کر پائیں گے۔ یہ تم نے مشہور زمانہ بات سنی ہوگی، بلیک واٹر، ہاں جی اس کا جو سربراہ ہے ایرک، وہ ٹرمپ کا ایک جاننے والا بھی، اس نے وال سٹریٹ جرنل میں آرٹیکل لکھا ہے افغانستان کا مسئلہ۔ بہرحال میری اطلاعات کے مطابق ہمیں واضح طور پر یا اشاروں کے نائب میں یہ کنوے کیا گیا ہے کہ صاحب ایک منٹ پہلے کوئٹہ سے کال لے لیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر۔ سر محمد حنیف گشکوری بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے۔ جی گشکوری صاحب، خیریت ہے سر؟ اللہ کا شکر ہے جی۔ آپ کا پروگرام کافی اچھا ہے سر،
और आप साफ बात करते हैं सर। बस जितनी बस में है कोशिश करते हैं। बहरहाल आप फरमाइए सर। जी, हम आवाम तो हैरान है कि सर नून लीग वालों पे कि उन्होंने ये क्या ड्रामा बनाया हुआ है। हाँ। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम एहतसाब के लिए तैयार हैं और खुद को एहतसाब के लिए पेश किया है। हाँ। कल तो JIT पर खुशियां मना रहे थे और मिठाइयाँ तकसीम कर रहे थे। हाँ। और जख्तियां डाली थी भाइयों ने। और मैं उस दिन कह रहा था इस प्रोग्राम में, उसी दिन जिस दिन फैसला आया, मैंने कहा गुलमी ने मुझे समझाओ ये खुशी किस चीज की मना रहे हैं, तो आप बताइए। ये हर दिन एक नया शोशा छोड़ते हैं। हाँ। अभी तो JIT वाले भी वैसे बाज नहीं आते, दोनों बराबर के जोड़ हैं, फिक्र ना करें। उन्हें भी तो कोई जरूरत नहीं थी ना एक तस्वीर निकाल के डाल देने की, भाई क्या जरूरत। ये वही है ना, कभी तस्वीर लीक है, कभी को क्या लीक है। अच्छा, मैं इन तमाम सियासतदानों को ये कहना चाहता हूँ कि आज का पाकिस्तानी कौम वो कौम नहीं है जो 20-25 साल था, इनमें अभी माशाल्लाह काफी शऊर आया है। जी, शऊर बहुत आया, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो आप लोगों के तवज्जुह से। नहीं, हम पे इल्जाम न दीजिए इस शऊर करना यार। ये गिचकोरी साहब अभी तक आप इतनी अच्छी बातें कर रहे थे। नहीं, अब आप ये समझते हैं कि हम लोग शऊर देते हैं। सर, हम तो नौटंकी लगाते हैं खुदा के लिए। बल्कि मेरा अपना ख्याल है कि इस मुल्क में जो लोगों को थोड़ी बहुत सियासी समझ बूझ थी, उसको तबाह बर्बाद करने में कम से कम मैंने काफ़ी किरदार अदा किया है। मैं बाकी लोगों का नहीं कुछ कह सकता। जी, तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि नहीं, आप कह रहे थे कि हमें क्या कहा गया है? वो आर्टिकल हम अलग से डिस्कस करेंगे अफगानिस्तान, क्योंकि वो थोड़ा सा पॉलिसी है। लेकिन आज तुम्हें नहीं, नुसरत साहब ये सेइंग कि हमें कुछ कहा गया है, क्या पैगाम दिया गया है अमेरिका वालों की तरफ से? हॉट परसूट का लफ्ज मैंने सुना है, ये भी कहा गया है। हॉट परसूट का लफ्ज कहा गया है कि जी ये जो तकरीबकार वगैरह आएंगे, और जैसे हमने नहीं किया था कुछ, वो जब हुआ था क्या वो 7 शरीफ में, राइट हॉट, बिल्कुल, या लाहौर, नहीं दो सारे इकट्ठे ही हो गए थे ना, वो सारे बहुत सारे धमाके। इस तरह के लफ्ज जो है मेरी इत्तलात के मुताबिक डिप्लोमेटिक सतह पर कन्वे हुए हैं, और वो अफगानिस्तान की तरफ से नहीं हुए, अमेरिका की तरफ से। मैं आगे ये नहीं कह रहा। ठीक, ओके, चलें, समझ लेंगे अगर ऐसा ही। चलें, बहरहाल आज के प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।